हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गंगबारी ब्रेन में। गंगबारी ब्रेन आज फिर उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। अब इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए जब सबसे पहले शब्द आया है कि अवर्गीकृत आंकड़े, तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं। आखिर वो कौन से आंकड़े होते हैं जो अवर्गीकृत कहलाते हैं। तो समझिएगा, सामने दिया हुआ है अवर्गीकृत आंकड़े। किसी संग्रहकर्ता द्वारा, संग्रहकर्ता मतलब जिसके द्वारा आंकड़ों का संग्रह किया गया है, यानी आंकड़ों को इकट्ठा किया गया है, आंकड़ों को लिखा गया है। किसी संग्रहकर्ता द्वारा प्रारंभ में संग्रह किए गए आंकड़ों को, यानी किसी संग्रहकर्ता द्वारा जो आंकड़े लिखे जाते हैं या मतलब इकट्ठे किए जाते हैं, तो वे आंकड़े अगर किसी गणितीय नियम के द्वारा क्रमबद्ध या व्यवस्थित नहीं हैं, तो वे आंकड़े अव्यवस्थित आंकड़े कहलाते हैं। और अव्यवस्थित आंकड़ों को ही अवर्गीकृत आंकड़े कहा जाता है। यानी अवर्गीकृत आंकड़े वे आंकड़े जिन्हें किसी भी वर्गीकरण की श्रेणी में ना डाला गया हो। जैसे गणित के रूप में देखा जाए तो श्रेणियाँ बहुत हैं, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ। अगर 2, 4, 6, 8 इस तरह से संख्याएँ लिख दी जाएंगी तो वो एक वर्गीकरण हो जाएगा कि ये सम संख्याओं का, ये आंकड़े सम संख्याएँ हैं। तो इस तरह से अगर किसी भी गणितीय नियम का पालन ना करते हुए संख्याओं को लिखा गया है या आंकड़ों को लिखा गया है, तो वे आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। आगे देखिएगा, वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत का उल्टा। यानी अवर्गीकृत आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनमें जिन्हें लिखते समय, जिन्हें इकट्ठा करते समय किसी भी गणितीय नियम का फॉलो नहीं किया जाता है, गणितीय नियम को अप्लाई नहीं किया जाता है। और वर्गीकृत आंकड़ों में क्या है, वे आंकड़े जिन्हें गणितीय नियम को फॉलो करते हुए, उनको देखते हुए लिखे जाएं, वो वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। जैसे परिभाषा देखिए, जब अवर्गीकृत आंकड़ों को किसी उद्देश्य से परिष्कृत, व्यवस्थित कर प्रस्तुत किया जाता है, यानी किसी उद्देश्य से परिष्कृत कर का मतलब है कि उसे एक गणितीय नियम में बांध दिया जाए कि ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। 2, 4, 6, 8, 10 आंकड़ों को एक ब्रैकेट में बंद करके इकट्ठा लिख दिया गया है और कहा गया है कि ये सम संख्याएं हैं, यानी ये गणितीय नियम के रूप में बंधी हुई हैं। सम संख्याओं का नियम लगा दिया है इसमें। जब सम संख्याएं हैं तो ये जो आंकड़े हैं वर्गीकृत आंकड़े हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, 9, 6, 12, 3, 21, 14, 23। अब देखिएगा, ये ना तो सारी सम संख्याएं हैं, ना ही ये आरोही क्रम है। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है, नहीं है बढ़ता हुआ क्रम। ना ही ये अवरोही क्रम है, नहीं है बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम है, होता है, लेकिन ना तो ये आरोही क्रम है, ना अवरोही क्रम है, ना तो इसमें सारी सम संख्याएं हैं, ना तो इसमें सारी विषम संख्याएं हैं। यानी कि हमने जितने नियम इसमें यूज करके लगा कर देखे, ये किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ये आंकड़े किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब किसी भी गणितीय नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े होंगे, अव्यवस्थित आंकड़े होंगे। अब नीचे एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 6, 9, 12, 14, 21, 23। ये संख्याएं छोटे से बड़े क्रम में लिखी गई हैं। ये संख्याएं छोटे से बड़े क्रम में लिखी हुई हैं, यानी इनमें आरोही क्रम है। ये संख्याएं आरोही क्रम में है, यानी एक वर्गीकरण का एक नियम फॉलो किया गया है। इसमें गणित के एक नियम
के अनुसार लिखी गई हैं। तो ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्गीकृत संख्याएं हैं। क्यों है वर्गीकृत? क्योंकि ये गणित के नियमों को फॉलो कर रही हैं। आगे देखते हैं चित्रालेख प्रदर्शन अथवा पिक्टोग्राफ। हमने स्टार्टिंग में देखा था, सबसे पहले लिखा था पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ को ही चित्रालेख प्रदर्शन कहा जाता है। यानी जो आंकड़े गणितीय संख्याओं के रूप में दिया होता है उन्हें हम चित्रों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है चित्रालेख प्रदर्शन। अब देखते हैं, पढ़िए आगे। सामान्य रूप से आंकड़ों का आरेखीय निरूपण किया जाता है। इस प्रकार के प्रदर्शन को चित्रालेख प्रदर्शन या अथवा पिक्टोग्राफ कहते हैं। यानी कि जब दिए गए आंकड़ों, प्रश्न में दिए गए आंकड़ों को, किन आंकड़ों को प्रश्न में दिए गए उन आंकड़ों को जो संख्याओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उन आंकड़ों को एक चित्र के माध्यम से बताना, चित्र के माध्यम से बताना ही चित्रालेख प्रदर्शन है। और चित्रालेख प्रदर्शन को ही पिक्टोग्राफ कहा जाता है। आगे देखते हैं, चित्र संकेतों का प्रयोग करके चित्रों द्वारा निरूपित आंकड़ों का चित्रालेख संख्यात्मक आंकड़ों का पिक्टोग्राफ कहलाता है। और आगे देखते हैं, चित्रालेख की तकनीक का विकास वियना निवासी डॉक्टर ऑटो न्यूरेथ ने किया था। यानी इस तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया था? वियना में रहने वाले डॉक्टर ऑटो न्यूरेथ ने किया था। इसी कारण इस पद्धति को वियना पद्धति भी कहते हैं। यानी ये जो इनके जो विकासकर्ता थे वो वियना के रहने वाले थे, तभी उनके निवास स्थान को इस पद्धति का नाम दिया गया। विकास मतलब उनके निवास स्थान का इस पद्धति को नाम दिया गया। वियना के रहने वाले और वियना पद्धति नाम दिया गया, यानी इसे वियना पद्धति भी कहा जाता है। अब इसके 3 नाम हो गए, चित्रालेख प्रदर्शन, पिक्टोग्राफ और वियना पद्धति। इस पद्धति को आइसोटाइप मेथड भी कहा जाता है। चौथा नाम है आइसोटाइप मेथड। ये इस पद्धति यानी वियना पद्धति को ही आइसोटाइप मेथड कहा गया। इस रीति के अनुसार आंकड़ों को आकर्षक चित्रों की भाषा में प्रदर्शित किया जाता है। यानी जब कोई क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें ये नहीं दिया होता है कि इन आंकड़ों को हम कौन सा चित्र मानेंगे, वो हमें ही डिसाइड करना है कि हम किस चित्र के माध्यम से इसे दर्शाएंगे। चित्रों की भाषा में प्रदर्शित किया जाता है, इनको समझना सरल तथा इनका प्रभाव स्थायी हो जाता है। यानी आंकड़ों के संख्याओं के बजाय अगर हम किसी चीज़ को चित्रों के माध्यम से समझें तो ये रियल लाइफ में भी मतलब आपने प्रैक्टिकल किया होगा कि किसी चीज़ को चित्रों के माध्यम से यानी आँखों के माध्यम से देखना और चित्रों के माध्यम से समझना थोड़ा सरल हो जाता है। वही यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं पिक्टोग्राफ को बनाना है, यानी किस तरह से आंकड़ों को यानी संख्याओं को पिक्टोग्राफ के रूप में बनाया जाता है। तो इसके कुछ नियम हैं, वो देखिएगा। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपण करने के लिए दिए गए विभिन्न विवरण को क्रम में से ऊर्ध्वाधर रूप में लिखते हैं। जब कोई क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन में दो मतलब कॉलम होंगे, एक पद और एक बारंबारता का। पद के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, दिनों के नाम या महीनों के नाम या वर्ष, सन, कुछ भी हो सकता है पद की जगह। और बारंबारता की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एक टाइप बता दिया कि 2 कॉलम होंगे, पद और बारंबारता। तो पद की जगह कुछ भी और भी हो सकता है और बारंबारता की जगह कुछ और हो सकता है। जैसे बारंबारता की जगह हो गया विद्यार्थियों की संख्या या
प्रतिदिन स्कूल जाने की दिनों की संख्या, कुछ भी हो सकता है। आगे दूसरा, हाँ, तो इसमें है कि जो वो एक सारणी दी होगी जिसमें 2 लाइंस होंगी, उन लाइंस को यानी पद और बारंबारता को जो कि क्षैतिज रूप में होंगी, उन्हें हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें ऊर्ध्वाधर रूप में लिखेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेंगे। आगे पहले केवल यहाँ पर एक पढ़ लेते हैं, जिससे आगे जब हम टेबल देखेंगे बनी हुई तो ये पीछे पड़ा हुआ होगा, इसके माध्यम से जल्द ही समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है, एक बड़ी आयताकार आकृति में विवरण के अनुसार पंक्तियाँ बनाते हैं, यानी एक बड़ी आयताकार टेबल बना लेते हैं जिसमें 2 कॉलम वो पद बारंबारता के हो जाते हैं, और तीसरा बड़ा कॉलम होता है जिसमें हम चित्रों को लिखते हैं, चित्रों को बनाते हैं, मतलब चित्रों द्वारा निरूपण किया जाता है जिसमें। आगे अगला पॉइंट, एक उपयुक्त पैमाना मानकर प्रत्येक विवरण के सामने आंकड़ों के अनुसार चित्र बनाते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है कि कक्षा 8 में, यानी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, 8 में 30, कक्षा 9 में 40, कक्षा 10 में 50, इस तरह से विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, तो हम एक पैमाना मान लेंगे कि एक चित्र बराबर इतने विद्यार्थी। अब जैसे 30, 40, 50 इस तरह से विद्यार्थी हैं, तो हम मान लेते हैं कि एक चित्र बराबर 10 विद्यार्थी। यानी अगर एक चित्र बना हुआ है तो इसका मतलब है कि एक चित्र में 10 विद्यार्थी हैं। तो जैसे कक्षा 8 में 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 विद्यार्थियों को एक चित्र में 10 हो जाएंगे, तो हमें कितने चित्र बनाने होंगे कक्षा 8 के लिए? 3 चित्र। कक्षा 9 में 40 हैं, तो एक में 10 के हिसाब से 4 चित्र बन जाएंगे। कक्षा 8 में 50, तो एक में 10 के हिसाब से 5 चित्र बन जाएंगे। आगे हम लिखित रूप में समझेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक पौधा बराबर 10, यानी एक पौधा बना दिया तो इसका मतलब है 10 इकाइयाँ हो गई, यानी जो भी वो 10 विद्यार्थी हैं तो 10 विद्यार्थी हो जाएंगे, जो सवाल में दिया होगा। ऊपर या नीचे पिक्टोग्राफ का शीर्षक लिख देते हैं। जैसे जो टेबल बनाया है उसके ऊपर लिख देंगे या नीचे लिख देंगे कि किस शीर्षक के आधार पर टेबल बनाया गया है। आगे समझते हैं एग्जाम्पल। एक अलमारी में 5 खाने हैं, प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्ति रूप में रखी हैं। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार सूचित की गई हैं। इस तरह से हम टेबल बनाएंगे। जैसे ये पंक्तियाँ हो गई, तो पंक्ति बंद, 5 पंक्तियाँ हैं तो 5 पंक्तियाँ बन गई इसमें। और दिया हुआ है कि एक पुस्तक, एक किताब जो है उसका मतलब है एक पुस्तक, यानी जितने चित्र हैं उतनी ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं, यानी जितने चित्र हैं उतनी ही किताबें हैं। इसमें कुछ पैमाना विशेष नहीं माना गया है, जितने चित्र हैं उतनी ही किताबें हैं। तो देखिएगा, तो पंक्ति 1 में कितनी किताबें हैं? 4 चित्र हैं, इसका मतलब 4 किताबें हैं। अगर यहाँ पे हो जाता कि एक किताब का चित्र बना है, एक चित्र बराबर 2 किताबें, तो पहली पंक्ति में कितनी किताबें हो जाती? 4 किताबें हैं, और एक किताब का मतलब 2 किताबें हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाती। लेकिन यहाँ पर एक चित्र बराबर एक ही किताब है, तो जितनी है उतनी लिख दी जाएंगी। तो पंक्ति 1 में कितनी किताब हैं? इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है। तो किस पंक्ति में सबसे अधिक है? पंक्ति नंबर 4 में सबसे अधिक है। आगे देखते हैं, किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है? पंक्ति नंबर 3 में सबसे कम है। और आगे है, किस पंक्ति में 3 पुस्तकें हैं? पंक्ति नंबर 5 में 3 पुस्तकें हैं। देख के बता दिया जाएगा। मतलब ये एक तरीका बताया गया है कि किस तरह से हम मानते हैं संख्याओं को चित्र के रूप में किस तरह से माना जाएगा, क्या होगा। आगे देखिएगा, ये दिया हुआ है, सारणी दी गई है। दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। यानी ऊपर वाले में सारे खेल दिए हुए हैं, नीचे वाले में दिया हुआ है शिक्षार्थियों की संख्या। हमने कहा था ऊपर वाले मतलब 2 होंगे, एक में पद, एक में बारंबारता। तो नीचे अब टेबल बनाई है, टेबल में पद की जगह जो खेल हैं तो वो खेल लिख दिए सारे।
और आगे बारंबारता को हम चित्र के माध्यम से मानेंगे। अब देखिएगा, ऊपर खेल दिया है, यानी किस खेल को खेलने वाले कितने शिक्षार्थी हैं। फुटबॉल को खेलने वाले कितने हैं, 200, और हॉकी को खेलने वाले 140, क्रिकेट खेलने वाले 100, कबड्डी खेलने वाले 80, शतरंज खेलने वाले 20। अब हम एक पैमाना मानेंगे कि जिसके, और पैमाना उतना मानेंगे कि जिस आधार पर हमें संख्याओं को चित्र के रूप में जब बनाना पड़े तो चित्र इतने बनाएं कि टेबल में आ जाएं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम मान लें कि एक चित्र बराबर 10 शिक्षार्थी मान लेते, अगर एक चित्र बराबर 10 शिक्षार्थी, तो फुटबॉल में 20 हैं, ठीक है। फुटबॉल में कितने शिक्षार्थी हैं, 200, तो 200 में एक चित्र में 10 हैं, तो इस हिसाब से हमें कितने चित्र बनाने पड़ते हैं कि शिक्षार्थी 200 दिख जाएं। 20 दशापन 200 होते हैं, यानी कि हमें 20 चित्र बनाने पड़ते, और 20 चित्र के लिए बहुत लंबी लाइन चाहिए थी। तो इसीलिए हमने एक चित्र बराबर 10, यानी छोटा पैमाना ना मानकर थोड़ा बड़ा पैमाना मान लिया, यानी एक संकेत बराबर 20 शिक्षार्थी मान लिए। और जब एक में 20 को माना तो 200 विद्यार्थी कितने में आ गए, 200 दशापन, मतलब 20 दशापन 200, यानी 10 चित्रों में 200 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और हॉकी मतलब जितना पैमाना माना है संख्याओं को हम उतने से भाग कर देंगे, बाकी जितने फिगर बनाने होंगे वो हमें अपने आप पता चल जाएगा। अब जैसे 20 को हमने एक चित्र बराबर 20 माना, तो 200 को 20 से भाग कर दिया, 10 आ रहा है, यानी फुटबॉल वाले में हमें 10 चित्र बनाने पड़ेंगे। और हॉकी को यानी 140 को 20 से भाग किया, कितना आ रहा, 7 आ रहा, 7 आएगा। तो जब 7 आएगा इसका मतलब है हॉकी में 7 चित्र बनाने पड़ेंगे। क्रिकेट को यानी 100 को 20 से भाग कर रहे, तो 20 पंजे 100, यानी 5 चित्र बनेंगे क्रिकेट में। कबड्डी में 20 चौक 80, यानी 4 चित्र बनेंगे। और शतरंज में 20 एकम 20, यानी केवल 1 चित्र बनेगा। इस तरह से टेबल बनेगी और इस तरह से माना जाएगा। मानने को हम ये भी मान सकते थे कि, और हाँ, आंकड़ा वो मानना है, जैसे एक संकेत को अगर हम आंकड़ा वो मानेंगे जिससे जितनी संख्याएं दी हुई हैं वो सारी, उसमें सारे में मतलब पूरे पूरे चित्र बन जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे यहाँ पर ये सारे 200 हैं, 140 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 10 हैं, 80, 100 हैं, 80 हैं और 20 हैं, अगर यहीं कहीं पर आ जाता 70, जैसे 80 की जगह 70 हो जाता अगर, तो 70 को 20 से भाग करते तो कितना आता, तो पूरा 4 ना आकर कितना आता, 3.5 आता। अब 3.5 का मतलब क्या है, 3 चित्र पूरे 1 आधा। अब ये बात नहीं बनती, इस तरह से इसमें नहीं दिखाया जाता है, इसमें चित्र भी पूरे बनेंगे। और इसीलिए हमने 20 को माना है ताकि सारे पूरे पूरे, और 10 में भी पूरे पूरे कट रहे थे, लेकिन 10 को इसलिए नहीं माना क्योंकि उसमें फुटबॉल वाले में उसकी संख्या, यानी हमें 20 चित्र बनाने पड़ते, जिसके लिए बहुत जगह की आवश्यकता होती। इसीलिए हमने एक छोटा पैमाना ना मानकर बड़ा पैमाना मान लिया, यानी एक चित्र बराबर 20। और मानना उसी तरह का है कि जिससे हमें जो संख्याएं प्राप्त हों, जैसे जो यहाँ पर 5 खेल दिए हैं, 5 में जो 5 संख्याएं दी हुई हैं, पाँचों को अगर 20 से भाग कर रहे हैं तो हमें उससे प्राप्त होने वाली संख्याएं यानी आंकड़े पूर्णांक में मिले, जिससे पूरे पूरे चित्र बनाए जा सकें। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है, यानी वर्ष ऊपर दिया गया है वर्ष, नीचे दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या। यानी 2013 में कितने विद्यार्थी, 400, 2014 में कितने विद्यार्थी, 500, 2015 में कितने विद्यार्थी, 700,
2016 में 600, 2017 में 800। अब एक संकेत यहाँ पर, जैसे अभी पीछे संकेत जो टेबल दिया था उसमें संकेत हमने माना था। अब इसमें क्या किया हुआ है, इसमें संकेत हमने बता दिया है केवल कि जैसे अगर चाहो तो 50, एक चित्र बराबर 50 भी मान सकते हो, लेकिन 50 मानने पर बहुत लंबा, यानी इसका मतलब बहुत लंबे का मतलब है, हम जो बता रहे थे कि चित्रों की संख्या अधिक हो जाएगी, वही हो जाएगा। यानी अगर जैसे 50 से हम अगर 2017 वाले को यानी 800 को भाग कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 50 से भाग करेंगे तो 16 आएगा। यानी कि हमें 16 चित्र बनाने पड़ेंगे, और 16 चित्र बनाने के लिए बहुत अच्छी खासी टेबल में जगह की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे। इसलिए हम एक बड़ा पैमाना मान लेंगे जिससे चित्रों की संख्या कम हो जाएगी। और वही यहाँ पर माना गया कि एक संकेत बराबर 100 शिक्षार्थी, यानी जैसे हमने संकेत मान लिया कि एक संकेत बराबर 100 शिक्षार्थी। अब जैसे जिस तरह से पीछे टेबल बनाई कि एक में पहला कॉलम बनाया, उसमें खेल लिख दिए सारे, दूसरा कॉलम फिर उसमें चित्र बना दिए। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पे होगा कि पहला कॉलम आ जाएगा वर्ष का, यानी ऊपर लिख देंगे वर्ष, नीचे 1 बाई 1 लिख देंगे 2013, 2014, 2015, 2016, 2017। अब पीछे जो है शिक्षार्थियों की संख्या का कॉलम नहीं दिया गया था, यहाँ पर हम वर्ष का पहला कॉलम हो जाएगा, उसके बाद सेकंड कॉलम दे देंगे शिक्षार्थियों की संख्या, उसमें जिस वर्ष में जितने शिक्षार्थी हैं वो लिख देंगे बारी बारी से। फिर उसके बाद पिक्टोग्राफ, यानी जो हमने संकेत माना है कि एक चित्र बराबर 100 शिक्षार्थी, इस हिसाब से चित्र बनाएंगे। सवाल कंप्लीट करेंगे खुद, और फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आंसर भी देना है कि वर्ष 2013 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। यानी 2013 में अगर हमने एक चित्र बराबर 100 शिक्षार्थी माना है तो 2013 में कितने संकेत बन रहे हैं, यानी कितने चित्र बनने हैं। 2016 में कुल शिक्षार्थियों की संख्या के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन बताने हैं। बाकी आपको टेबल कंप्लीट करनी है। उसमें मैंने बताया कि पिछले सवाल में जो है केवल 2 कॉलम बने हैं, एक में खेल दिया हुआ है और दूसरे में पिक्टोग्राफ यानी चित्र बनाए गए हैं, लेकिन इसमें जो है 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम हो जाएगा वर्ष का, यानी उसमें सारे ईयर्स लिखेंगे। अगला कॉलम हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या का, यानी उसमें जिस वर्ष में जितनी संख्या है वो लिख देंगे। अगला कॉलम हो जाएगा पिक्टोग्राफ का, यानी उसमें चित्र बना देंगे सारे। ठीक है, तो ये आपको करना है।